विद्यार्थियों, हम फिर से हाजिर है अपने नए अंक के साथ। इस अंक में आज हम 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक का अवलोकन और उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी वल्लरी, जो कि तृतीय भाषा हिंदी के लिए निर्धारित की गई है। इसमें पाठ्य वस्तु के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो इस अनुक्रमणिका में हमें लगभग 17 पाठ दिखाई देते हैं और उसी के साथ साथ परिशिष्ट में 4 इकाइयाँ हमको दिखाई देती हैं। 17 पाठों में अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कविताएं हैं और उसी के साथ साथ एक अलग ही कविता रूप है जिसका नाम है पद। ये सभी कविताओं की विधा में आते हैं। उसके बाद और एक है दोहा, यानी कि 4 कविताएं, 1 पद, 1 दोहा। ये सभी काव्य रूप में आते हैं और बाकी जो पाठ है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठों को छोड़कर 11 गद्य पाठ है, 6 पद्य पाठ है और उसके साथ साथ पूरक वाचन, निबंध लेखन, पत्र लेखन और व्याकरण। ऐसा एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम इस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हुए हमारा जो पहला पाठ है उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला पाठ है मातृभूमि। इस मातृभूमि पाठ में इस मातृभूमि पाठ के कवि है भगवती चरण वर्मा और इस पाठ में क्या संदेश दिया गया है या कवि की क्या कल्पना है इस बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर हम सोचेंगे कि इस पाठ में क्या है, शॉर्टकट में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है हर एक पाठ में अगर आप पाठ क्रमांक 1 देखिए, पाठ क्रमांक 2, पाठ क्रमांक 3, ऐसे ही आप 17 पाठों की ओर अगर ध्यान देंगे तो सारे पाठों के प्रारंभ में ऐसे एक बॉक्स में इस पाठ में क्या निहित आशय छुपा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर आप मातृभूमि कविता की बात करेंगे तो इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। ये इस कविता का आशय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हुए अगर इसी के साथ साथ पाठ समाप्ति के बाद अगर वो कविता है तो उस कविता का संक्षिप्त रूप में आशय क्या है, यानी कि कभी कभी हमें क्या होता है कि काव्य भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए सरल वाक्य में सरलता के साथ यहाँ पर कविता का आशय दिया गया है। और ठीक उसी के नीचे अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है। ये हो गई कविता की बात। अगर गद्य पाठ है तो गद्य पाठ के लिए क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमें उत्सुकता होती है। तो हमारा जो दूसरा पाठ कश्मीरी से अगर यहाँ पर देखेंगे तो गद्य पाठ है। पाठ के नीचे लेखक का नाम है और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने पाठ क्रमांक 1 में बताया था कि यहाँ पर जो पहला बॉक्स है, देखिए मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बॉक्स में इस पाठ में आप क्या सीखेंगे यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ हर एक पाठ में पाठ के नीचे जैसे कि मैंने कहा अगर गद्य है तो पद्य है तो कविता का आशय आएगा। गद्य में आशय की बात नहीं आती क्योंकि साधारण वाक्य रचना होती है। यहाँ पर सीधा सीधा लेखक का परिचय आएगा। जैसे कि पाठ क्रमांक 1 में कवि का परिचय था, वैसे ही यहाँ पर लेखक का परिचय दिया गया है। और हर पाठ के नीचे कवि परिचय, लेखक परिचय के बाद यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास के तौर पर हर पाठ के नीचे उस पाठ में आपने क्या सीखा इसके बारे में कुछ प्रश्नावलियाँ वहाँ पर है, यानी कि प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न के उत्तर हमको वहाँ पर पढ़कर लिखना पड़ता है। ऐसे ही सारे 17 पाठों के बारे में एक रूप रचना यहाँ पर दी गई है, यानी कि एक वाक्य के उत्तर आपको लिखने चाहिए 2-3 वाक्य में। अगर गद्य पाठ है तो वहाँ पर 3-4 वाक्य आते हैं, लेकिन पद्य पाठ में
एक तो पद्य का भावार्थ आता है, नहीं तो एक वाक्य के उत्तर आ जाते हैं। उसी के साथ साथ हर एक पाठ में आसान तरीके से पाठ में प्रयुक्त व्याकरण अंश के बारे में भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम कश्मीरी सेब की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखिए, ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर दिखाई देता है जो कि व्याकरण अंश कहलाता है। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पर एक अनुरूपता आता है, अन्य वचन आता है, और उसके बाद यहाँ पर एक अंतिम शब्द पकड़कर एक शब्द बनाइए, और उसके साथ साथ सही क्रम में डालिए, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये जो सारी बातें हैं ये व्याकरण अंश और रचना अंश के बारे में आपको जागरूक करती है। उसी के साथ साथ कुछ पाठों में आगे बढ़ते हुए व्याकरण अंश के बारे में, जैसे कि कारक प्रत्यय है जो कि हमारे परिशिष्ट में दिए गए हैं, उसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर प्रविष्ट है। आगे बढ़ते हुए जब हम 17 पाठों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 6 पद्य पाठ है और 11 गद्य पाठ है, और उन गद्य और पद्य पाठों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ते हुए अब हम स्पीड में आगे बढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 3 गिल्लू है, पाठ क्रमांक 4 अभिनव मनुष्य जो कि कविता है, उसके बाद फिर पाठ क्रमांक 5 मेरा बचपन। ऐसे ही होते 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 अगर हम आगे जाएंगे तो पाठ क्रमांक 17 आ जाता है, जिसका कि नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर आकर हमारे सारे पाठ समाप्त हो जाते हैं, यानी कि निहित पाठ जिसे हम कहते हैं, निहित पाठ ये पूरे समाप्त हो जाते हैं। और आगे बढ़कर अगर हम देखेंगे तो व्याकरण अंश और जो परिशिष्ट है, पूरक वाचन के परिशिष्ट है, वो चालू हो जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो मैं आपको परिशिष्ट का परिचय कराऊंगा। यहाँ पर देखिए पूरक वाचन में परिशिष्ट में क्या क्या है यहाँ पर दिया गया है, सविस्तर रूप से विस्तृत रूप से दिया गया है। पहला है पूरक वाचन। पूरक वाचन में 3 पाठ आ जाते हैं। शनि सबसे सुंदर ग्रह, सत्य की महिमा, नागरिक के कर्तव्य। उसके बाद दूसरा अंश है निबंध लेखन। यहाँ पर आपको निबंध का एक नमूना दिया गया है, जनसंख्या की समस्या और नारी तुम श्रद्धा हो, केवल श्रद्धा हो, और निबंध की रूपरेखा कैसी होती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ जो तीसरी इकाई है पत्र लेखन, उसमें व्यक्तिगत पत्र या घरेलू पत्र और व्यवहारिक पत्र, ऐसे 2 भाग दिए गए हैं। और व्याकरण अंश जो अंतिम भाग है हमारा, उसमें 12 पाठ हम जिसे कहते हैं, चैप्टर जिसे हम कहते हैं या अंश जिसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर सबसे पहला पाठ है प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद संधि, उसके बाद समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, काल, लिंग, कारक, की और की का प्रयोग और विरुद्धार्थक शब्द। ऐसे 12 अंशों के बारे में व्याकरण में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। जैसे कि अब सबसे पहला है पूरक वाचन। अब इस पूरक वाचन में शनि सबसे सुंदर ग्रह। अब इस पूरक वाचन में क्या है कि शनि इस ग्रह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस पूरक वाचन का उद्देश्य वाचन में एकाग्रता और पाठ से आगे जाकर हमें अधिक जानकारी लेने का प्रयास यहाँ पर दिया जाता है। पूरक वाचन ज़्यादा से ज़्यादा कर छात्रों को खुद करना पड़ता है, क्योंकि उसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडिंग कहा जाता है। सप्लीमेंट्री रीडिंग इसका अर्थ ही होता है कि आप खुद पढ़कर उसका अर्थ निकालेंगे। यानी कि 17 पाठ मैंने पढ़ाए तो आपको 3 पाठ पढ़कर क्या मालूम होगा, इसका अवलोकन यहाँ पर करना पड़ता है। और इस पाठ के नीचे भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको अर्थ कर कर लिखने पड़ते हैं। जैसे कि सिंपल सा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको पहले ही वाक्य में उसका उत्तर वहां पर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ते जाएंगे तो सारे प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर मिलते जाएंगे। उसी के साथ साथ सत्य की महिमा है, उसके बाद नागरिक के कर्तव्य। ऐसे 3 पाठ होने के बाद निबंध यहाँ पर आ जाता है। तो निबंध कैसे लिखते हैं,